हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। 500 MCQ सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, इसका पार्ट 6 है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, इनको सॉल्व किया गया है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी की गई है और ये हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं सोशियोलॉजी के। पीजीटी का हो, जो नेट का हो, किसी भी स्टेट के सेट का हो, पीएचडी तो अब जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसी में, ये सभी के लिए हेल्पफुल है। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं या किसी स्टेट के सेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट अगर सोशियोलॉजी है तो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, और आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। क्वेश्चन फर्स्ट है, 30 है। कार्ल मैनहीम किस विषय से जुड़े थे? कार्ल मैनहीम इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ऑप्शन है ए संरचनात्मक कार्यात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, बी वैचारिक समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सी सांख्यिकी समाजशास्त्र स्टैटिकल सोशियोलॉजी, डी तकनीकी समाजशास्त्र टेक्नोलॉजिकल सोशियोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर आप भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे, आप उसको टाइप करेंगे, वो आपको और ज़्यादा लर्न होगा, आपको भी वो याद रहेगा। क्वेश्चन आप भी इसका आंसर टाइप कर सकते हैं। आंसर है इसका सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आंसर बी वैचारिक समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये जो अवधारणा है कार्ल मैनहीम ने दी है, ज्ञान का समाजशास्त्र, जो कि कार्ल मैनहीम मुख्य रूप से वैचारिक समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज से जुड़े थे। उन्होंने यह समाज को समझने का प्रयास किया कि ज्ञान जो है वो सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करता है। जो नॉलेज है वो व्यक्ति की उस जिस समाज में वो रहता है उस समाज के संदर्भ में उसके पास वो जो नॉलेज है वो समाज के संदर्भ में है। यह विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा अलग अलग रूप में निर्मित और व्याख्यात की जाती है। जैसे कि जो व्यक्ति, मान लो उसने देखा कि जो वकील होते हैं, व्यक्ति को जिस समाज में रहता है उसने देखा कि जो वकील होते हैं वो ब्लैक कोट पहनते हैं। जिस समाज में वो रहता है उसने यही सुना, देखा, या कहीं से पिक्चर देखी तो उसने देखा कि वो ब्लैक कोट पहनते हैं, तो ब्लैक कोट पहनने वाला क्या है, वो वकील है। तो हो सकता है किसी और समाज में वो वाइट पहनते हों, लेकिन वो जिस समाज में रहता है वो उसी समाज के संदर्भ में, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उस समाज के संदर्भ में वो अपना ज्ञान जो है वो उस ज्ञान को वो अपने में इम्प्लीमेंट करता है। तो यही सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है कि वो उसको समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति कैसे समाज के संदर्भ में उसको ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। इनकी मुख्य अवधारणाएं हैं ज्ञान की समाजशास्त्रीय व्याख्या, जो कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, वैचारिक और यूटोपियन सोच, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। आइडियोलॉजी है जो वैचारिक, जो कि जैसी सामाजिक स्थिति है, जो भी समाज में व्यवस्था है, प्रचलित जो मौके की व्यवस्था है वो वैसी ही बनाए रखना, जैसा हो रहा है वैसे ही उसको बनाए रखना। और यूटोपियन है कि ये ऐसी सोच होती है जो कि समाज को बदलने का प्रयास करती है। यूटोपियन सोच जो कि समाज को बदलने का प्रयास करती है। मुक्तजीवी, जो कि फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंसिया, जो किसी सामाजिक संदर्भ से अलग होते हैं, वो किसी भी जो सामाजिक समाज है किसी वर्ग से संबंधित नहीं है, वो एक अच्छे ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि वो तटस्थ होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होती है उनमें, कि वो किसी भी सामाजिक संदर्भ से ना वो इनको जानते हैं ना वो इनको जानते हैं। मतलब इनका जो संदर्भ है कि वकील काला कोट पहनते हैं, इनका संदर्भ है मान लो वो वाइट कोट पहनते हैं, तो वो किसी भी उससे सामाजिक संदर्भ में किसी भी वर्ग से संबंधित नहीं है, समाज के संदर्भ में, तो वो ज्ञान जो है वो अच्छे से विकसित कर सकते हैं। वो तटस्थ होते हैं, मुक्तजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। जो संरचनात्मक कार्यात्मक है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इनसे संबंधित हैं टालकट पार्सन और रॉबर्ट मर्टन। सांख्यिकी समाजशास्त्र जो है स्टैटिकल सोशियोलॉजी, ये क्वांटिटेटिव होता है। जो पॉजिटिविज्म है
ये इमाइल दुर्खिम से संबंधित है, ये दुर्खिम से संबंधित है। और जो क्योंकि ये जो है सांख्यिकी समाजशास्त्र ये क्वांटिटेटिव है और कार्ल हीम ने सोशियोलॉजी ऑफ जो नॉलेज दिया वो क्या है, इंटरप्रेटेटिव, व्याख्यात के रूप में। तो इनका जो है वो क्वालिटेटिव है, कार्ल हीम का क्वालिटेटिव है। तकनीकी समाजशास्त्र टेक्नोलॉजिकल जो सोशियोलॉजी है वो उसमें मैनुअल कैसेल्स और डेनियल वेल इनसे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी? इसके लेखक कौन हैं? कुले, ऑप्शन है कुले, बी पार्सन्स, सी जी.एच. मीड, डी मार्गरेट मीड। आंसर तो इसमें दे ही दिया है, सी है जी.एच. मीड। जी.एच. मीड ने ये माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी लिखी है। इसमें माइंड का जो व्यक्ति सामाजिक अनुभव होते हैं उसको, व्यक्ति को जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों से विकसित होती है, उसके विचार विकसित होते हैं। विचार कैसे विकसित होते हैं? भाषा से जो सिंबल हैं उनसे उसके विचार बनते हैं, उसका जो माइंड है उससे डेवलप होता है। सेल्फ में उन्होंने आई एंड मी, आई जो है वो व्यक्ति स्वयं उसकी जो प्रवृत्ति होती है, मी जो कि समाज के अनुरूप जो व्यवहार करता है, जैसा समाज चाहता है, जैसे पेरेंट्स बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो वैसा व्यवहार करें, उनको सिखाया जाता है। तो मी का जो विकास होता है वो समाज के अनुरूप होता है, समाज के जो अनुरूप व्यवहार है उससे होता है। और आई जो उसकी खुद की प्रवृत्ति होती है, इससे वो इंटरेक्शन, जब वो इंटरेक्शन करता है इससे इंटरेक्शन जो है वो विकसित होती है। तो ही वो इंटरेक्शन, जब मी का डेवलपमेंट होती है तो ही वो इंटरेक्शन करता है। सेल्फ जो सोसाइटी है ये सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो कि दूसरों का जो दृष्टिकोण है उससे अपनाकर वो अपनी पहचान बनाता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो सोसाइटीज़ जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करती है। इसके अलावा उन्होंने जनरलाइज्ड अदर का भी कंसेप्ट दिया है कि दूसरे व्यक्ति जो समाज के नियम होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं, उसके अनुरूप जो है वो व्यवहार करता है। पार्सन जो है वो समाज के जो कार्य हैं, समाज की जो संरचना है उस कार्य का अध्ययन करते हैं, जो समाज की जो संरचना होती है उस कार्य का अध्ययन करते हैं। जबकि मीड जो है वो जो जी.एच. मीड हैं वो व्यक्ति और समाज, ये व्यक्ति और समाज के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये समाज की जो संरचना है, जो समाज है वो संरचना का जो कार्य है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मार्गरेट मीड ये कल्चरल एंड पर्सनालिटी पे इन्होंने अध्ययन किया। एक इन्होंने रचना लिखी है जो कि इम्पॉर्टेंट है मार्गरेट मीड की, कमिंग ऑफ एज इन सेमोया। ये इनकी प्रमुख रचना है मार्गरेट मीड की। क्वेश्चन नेक्स्ट है 32, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का तात्पर्य है। द कंसेप्ट ऑफ रोल इन सोशियोलॉजी रेफर टू। ऑप्शन दिया है जो कि समाजशास्त्र में जो रोल है, भूमिका है, जो रोल है उसका समाजशास्त्र में जो महत्व है, जो उसके बारे में समाजशास्त्री दृष्टिकोण में बताया गया है, उसमें ऑप्शन दिया है। व्यक्ति का स्थितिजन्य जो पहलू होता है वो है भूमिका, पोजिशनल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। बी है स्थिति का स्थिर पहलू, स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन, कि वो स्थिति का स्थिर पहलू होता है। या फिर स्थिति का व्यवहारिक घटक होता है, व्यवहारिक पहलू होता है। स्थिति क्या है? स्टेटस। या फिर व्यवहार का मानक पहलू होता है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। आंसर इसका सी है, स्थिति का ये व्यवहारिक पहलू होता है। जो स्टेटस है, स्टेटस का क्या है? ये व्यवहारिक पहलू होता है।
तो जो स्टेटस और रोल के बीच में जो अंतर स्पष्ट किया उसके बारे में समझाया है रॉल्फ लिंटन ने। रॉल्फ लिंटन ने इसको स्टेटस और रोल, स्टेटस और रोल का जो कंसेप्ट है उन्होंने इसके बारे में समझाया है कि स्टेटस दो तरह का होता है, एक होता है अस्क्राइब्ड और दूसरा होता है अचीव्ड। अस्क्राइब्ड वो रोल स्टेटस होता है जो कि हमें बाय बर्थ से मिल जाता है, जैसे हम किसी का बेटा भाई बनते हैं वो हमें बाय बर्थ मिलता है। अचीव्ड होता है जो हमने खुद अचीव किया है। व्यक्ति का जो स्थितिजन्य पहलू होता है, पोजिशनल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें व्यक्ति का यह केवल स्थिति को ही दर्शाती है। व्यक्ति का स्टेटस क्या है उसी को दर्शाता है कि उसके व्यवहार को नहीं बताता। हमें यहाँ पे भूमिका की बारे में बताना है तो ये सिर्फ स्टेटस को ही बताता है। स्थिति का स्थिर पहलू होता है कि व्यक्ति का स्टेटस क्या है, वो एक स्थिर होता है। जो स्टेटस है वो स्थिर होता है, लेकिन जो भूमिका होती है वो गतिशील होती है। तो स्थिति जैसे कोई टीचर है, ये क्या है उसकी स्थिति, तो ये स्थिर है, लेकिन इसका टीच करना या बच्चे को अनुशासन सिखाना, उसको अनुशासन जो है वो बनाए रखना क्लास में, वो क्या है भूमिका, उसका रोल है वो टीचर का। तो रोल जो होता है वो गतिशील होता है, और जो स्थिति होती है वो, जैसे स्थिति क्या है इसका, स्टेटस क्या है टीचर का, तो वो क्या है स्थिर होती है। स्थिति का व्यवहारिक पहलू, ये तो आंसर है। व्यवहार का मानक पहलू, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, तो ये जो नॉर्मेटिव व्यवहार होता है ये आदर्श जो हमारे या मानक होते हैं, जो हमारे आदर्श मानक व्यवहार को दर्शाता है। जबकि जो स्टेटस होता है वो किसी भूमिका, जब भूमिका जो वो किसी स्टेटस से जुड़ी होती है। जो हम रोल की बात कर रहे हैं, ये जो जैसे स्टेटस है, इस स्टेटस से ये भूमिका जुड़ी है कि बच्चों को टीच करवाना, अनुशासन बनाए रखना, ये भूमिका स्टेटस से जुड़ी है। और जो ये जो व्यवहार होता है ये एक मानक व्यवहार होता है जो सिर्फ व्यवहार को ही दर्शाता है, जो कि जिसको समाज जो है वो एक्सेप्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि संघर्ष अनिवार्य रूप से समन्वित संघों के लिए स्थानिक है। अनिवार्य जो संघर्ष होता है वो अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से समन्वित संघों के लिए स्थानिक होता है। हु अमंग द फॉलोइंग propounded the idea that conflict is endemic to imperative coordinated associations। ये विचार किसका है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी लुइस कोजर, सी रॉल्फ डॉरेंडॉर्फ, डी मैक्स वीबर। आंसर से है सी रॉल्फ डॉरेंडॉर्फ। रॉल्फ डॉरेंडॉर्फ ने जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसको एक नया दृष्टिकोण दिया है। एक नए दृष्टिकोण से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है कि जो ये विचार है, जो संघर्ष है, ये जो अवधारणा दी है इन्होंने कि संघर्ष जो है वो अपरिहार्य है, वो अनिवार्य है, क्योंकि समाज में असमान रूप से ये वितरित जो भी पावर एंड अथॉरिटी पावर होती है, समाज में व्यक्ति को जो अधिकार मिले होते हैं, जो अधिकार और पावर जो होती है वो असमान रूप से वितरित होती है। जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइज संगठन की बात की है। ऑर्गेनाइज जो संगठित संगठन होते हैं उसमें एक व्यक्ति वो है जिनके पास अथॉरिटी है, उनके पास क्या है पावर ज़्यादा है। जो ऑफिसर है, जो बड़ा ऑफिसर है, वो उसके पास अथॉरिटी पावर जो है वो ज़्यादा है, और जो सबॉर्डिनेट हैं उसके पास जो पावर अधिकार हैं वो कम होते हैं। ये सबॉर्डिनेट है, ये हाई अथॉरिटी है, ये सबॉर्डिनेट है, इसके पास कम है पावर, जो अधिकार हैं अथॉरिटी है वो कम है इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है। तो ये इनके बीच में असमान वितरण हुआ है शक्ति का, अधिकार और शक्तियों का असमान वितरण। ये इन्होंने दर्शाया है कि ये जो संघर्ष है वो केवल आर्थिक संघों के बीच में नहीं, मजदूर और पूंजीपति वर्गों के बीच में नहीं, बल्कि जो अथॉरिटी में ऑर्गेनाइज संगठन होते हैं उनमें भी ये संघर्ष पाया जाता है। इस संघर्ष जो असमानता के कारण होता है, जो कि परिवर्तन का कारण बनता है, इसको इन्होंने अलग तरीके से बताया है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसको। कार्ल मार्क्स जो है वो जो संघर्ष की बात करते हैं ये आर्थिक वर्ग के आधार पे संघर्ष देखते हैं,
जबकि जो डॉरेंडॉर्फ हैं वो संगठित समूहों तक भी विस्तारित करते हैं कि जो संगठित समूह होते हैं उसमें भी संघर्ष पाया जाता है। लुईस कोजर कहते हैं कि जो संघर्ष होता है वो समाज में स्थायित्व प्रदान करने में मदद करता है। मैक्स वेबर भी अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी के बीच पे ध्यान केंद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, यांत्रिक एकजुटता किससे विकसित होती है? मैकेनिकल सॉलिडारिटी डेवलप्स आउट ऑफ। जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है ये किसका कंसेप्ट है? ये किससे मैकेनिकल सॉलिडारिटी किससे बनती है? व्यक्ति में मैकेनिकल सॉलिडारिटी कैसे आती है समाज में? तो ऑप्शन है समानता लाइकनेस, बी अंतर डिफरेंसेस, सी घृणा हेटर, डी लव। आंसर है इसका ए समानता लाइकनेस। जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है ये कंसेप्ट जो है वो दुर्खिम की पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में इन्होंने समाज को दो भागों में बांटा है। एक प्राचीन समाज और दूसरा है आधुनिक समाज। प्राचीन जो समाज है, जो प्रारंभिक समाज है, उसमें जो एकता पाई जाती है उसमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी पाई जाती है। जो आधुनिक समाज है वो है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पाई जाती है उसमें। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो है वो आधुनिक समाज में पाई जाती है। जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है इसमें समानता, व्यक्ति जो कार्य करते हैं उसमें समान रूप से वो कार्य करते हैं, समान उनके मूल्य होते हैं, समान विश्वास होते हैं। वो ऐसे समाज जो हैं वो सामाजिक संबंधों, उनकी जो सामाजिक संबंध हैं वो समानता पे आधारित होते हैं। इसलिए जो इसका जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वो समानता पे आधारित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें कम होती है जबकि सामूहिक चेतना होती है। सामूहिक चेतना इसमें पाई जाती है। व्यक्ति समूह में कार्य करते हैं, मिलजुल के कार्य करते हैं, एकजुटता से कार्य करते हैं। इसको उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहा है इमाइल दुर्खिम ने। और जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है वो उसमें डिफरेंसेस और इंटरडिपेंडेंसी, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो अधिक होती है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती क्योंकि पूरा समूह मिलकर कार्य करता है। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है। जो व्यक्ति जिसमें स्पेशलाइज है वो उसी कार्य को करता है। चाहे एक कार्य को करने के लिए जब व्यक्ति कार्य करता है तो इसमें एक कार्य को करने के लिए उसमें विशेष स्पेशलाइजेशन होती है। वो अपने अपने कार्य को करते हैं, स्वतंत्र होते हैं और इसमें समूह में मिलकर कार्य करते हैं। और इसमें डिफरेंस और जो इंटरडिपेंडेंटी, एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है आधुनिक समाज में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में। हेटर जो है वो समाज की एकजुटता जो घृणा से नहीं बनती बल्कि समाज समानता और सहयोग से बनती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आमतौर पर संदर्भित करता है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म यूजुअली रेफर टू। जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है वो किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन मानव व्यवहार का आंतरिक पहलू, एन इनर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बी मानव व्यवहार का घटनात्मक पहलू, फिनोमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कार्यों के अर्थ की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ एक्शंस, अभिनेता का भावुक प्रकोप, सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट ऑफ द एक्टर। आंसर इसका सी है, कार्यों के अर्थ की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ एक्शन। ये जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, ये जो दृष्टिकोण है समाजशास्त्र में माइक्रो लेवल का है, माइक्रो स्तर का ये समाजशास्त्री दृष्टिकोण है जो यह समझने पे ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति सामाजिक दुनिया में, व्यक्ति जो समाज है इस दुनिया में कैसे वो किसी चीज़ का अर्थ लगाता है और फिर उसकी व्याख्या करता है। सिंबल को देखता है, साइन को देखता है, सिंबल या साइन को देखकर उसका अर्थ कैसे लगाता है, उसकी व्याख्या कैसे करता है। तो ये कार्यों के अर्थ की व्याख्या करता है। जो क्या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है वो कार्यों की अर्थ की व्याख्या करता है। तो कार्य जो इंटरप्रिटेशन करता है तो किसी सिंबल, जैसे कोई डॉक्टर है श्वेत कोट में और श्वेत कोट वाले के किसी को भी देख लेता है, उसने सफ़ेद कोट पहना है, सफ़ेद कोट वाले वो आइडिया लगाता है, अर्थ लगाता है। अर्थ क्या लगाता है कि या तो वो डॉक्टर है
या तो फिर वो वैज्ञानिक है। तो वो उसने अर्थ लगाया या डॉक्टर है या फिर वो वैज्ञानिक है, तो उसने अर्थ लगाया। अब वो उसकी जो व्याख्या करती हैं, व्याख्या की डॉक्टर का क्या कार्य होता है, वैज्ञानिक का क्या कार्य होता है, उसकी वो व्याख्या करता है उसी अर्थ को लगा के। सिंबल क्या है, डॉक्टर, तो सिंबल क्या है, सफ़ेद कोट। तो सफ़ेद कोट को देखा, उसको व्यक्ति को पहने हुए देखा, या तो वो अर्थ लगाया डॉक्टर है या फिर वैज्ञानिक है। उसकी व्याख्या की, डॉक्टर का क्या कार्य होता है, वैज्ञानिक का क्या कार्य होता है, उसकी वो व्याख्या करता है। तो ये है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जो कि एक कार्यों के अर्थ की व्याख्या करता है। मानव व्यवहार का आंतरिक पहलू, मानव व्यवहार का जो आंतरिक पहलू है वो केवल आंतरिक या मानसिक प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं होता। ये जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, ये केवल आंतरिक या मानसिक नहीं है, बल्कि ये समाज में अर्थ की व्याख्या करता है। पूरे समाज की अर्थ की व्याख्या करता है। मानव व्यवहार का जो घटनात्मक पहलू फिनोमेनोलॉजी, ये फिनोमेनोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है, जो व्यक्ति के अनुभवों का अध्ययन करती है। व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं उसका जो अध्ययन करती है वो फिनोमेनोलॉजी से संबंधित होता है। लेकिन जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है वो किस पे ध्यान केंद्रित करती है, अर्थ और प्रतीक पे। अर्थ निकालती है, कोई सिंबल का अर्थ निकालती है, उस पर ध्यान केंद्रित करती है, उसकी भूमिका पे ध्यान जो है वो केंद्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नरभक्षण और शिशु हत्या को सबसे अच्छे रूप में किसके मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कैनिबलिज्म एंड इन्फेंटिसाइड्स कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज केसेस ऑफ। जो इन्फेंटिसाइड है, कैनिबलिज्म और इन्फेंटिसाइड है, ये बेस्ट तरीके से कौन सा केस जो है वो उसको इनमें से कौन सा है जो उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। ए, सांस्कृतिक सापेक्षता, कल्चरल रिलेटिविटी, बी, निर्जातीयता, एथनोसेंट्रिज्म, सी, सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरलिज्म, डी, सांस्कृतिक चयन, कल्चरल सिलेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करेंगे और इसका आंसर जानने के लिए इसकी व्याख्या जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसकी पूरी बाकी की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कर सकते हैं। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का मैं कोर्स जो है वो करवा रही हूँ इस समय, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।